सर लास्ट आप पढ़ाए थे ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। एक्सप्रेशन। चलो ठीक है, मतलब इसके पहले का नोट्स कहाँ तक पता ये बताओ। सर वहीं तक का नोट्स था। अच्छा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझा दिए थे या फिर समझाना है? सर समझा दिए थे। समझा दिए तो मतलब ब्रीदिंग लिखाना है ना। देखो चलो देखो, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में दो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। एक है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। ये दो चीज हम बताए थे। इनहेलेशन में क्या होता है कि जो O2 रिच एयर है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, CO2 रिच एयर को हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है। तो हम ये बताए थे कि जब हम O2 को रिच आई मीन एयर को O2 रिच एयर को जब हम अंदर करते हैं तो उसमें हमारा जो थोरेसिक कैविटी है जिसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, वो अपलिफ्ट और आउटवर्ड मूवमेंट करता है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ और अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, ये मूवमेंट करता है। लेकिन अगर हम बात कर दें कि इनहेलेशन का, सॉरी एक्सहेलेशन का, तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो डाउनवर्डली एंड इनवर्डली मतलब अंदर की तरफ नीचे की ओर मूव करता है। ये चीज हम बता चुके हैं, ठीक है। और इसी में हमारा दो चीज काम करता है, एक है हमारा डायफ्राम और एक होता है इंटरकोस्टल मसल। चलो ये हम बता चुके हैं। तो इसके मैकेनिज्म को कंप्लीट कर देते हैं आज, ताकि नेक्स्ट जो है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में, अच्छा हाँ प्लांट खत्म करा चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में जाएंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का प्रोसेस लिखवाए थे क्या? यस सर। चलो ठीक है, मतलब मैकेनिज्म बचा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, है ना। इंस्पिरेशन एंड, सर ब्रीदिंग का प्रोसेस मतलब वो ट्रैकिया फेरिंग्स वगैरह। वो नहीं है, वो तो एक तरह का सिस्टम है, एक तरह का ट्रैक है जहां से एयर जो है अंदर आएगा। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये चीज होता है। तो पहला है इंस्पिरेशन एंड इनहेलेशन, सॉरी हाँ सर वहीं से लिखना था। हाँ हाँ, एंड मतलब और होगा, एंड नहीं, या तो इनहेलेशन या तो इंस्पिरेशन, सर दोनों। एक, हाँ बोलो। सर अभी जो बताएं एक बार फिर से बता दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, नहीं वो अच्छा, फिर से पिछला क्लास का ही हम थोड़ा रिवाइज की, मतलब फिर से बता सको। ब्रीदिंग मैकेनिज्म दो प्रोसेस से होता है, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के प्रोसेस में हमारा जो चेस्ट कैविटी, जिसको थोरेसिक कैविटी टर्म दिया गया है, उसमें क्या होता है, तो उसमें मूवमेंट होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो O2 रिच एयर अंदर जाता है, और जो चेस्ट का कैविटी है या फिर थोरेसिक जो कैविटी है वो आगे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तुम देख सकते हो, फील हो जाएगा तुम लोग को अगर हम सांस लेते हैं तो। और अगर हम सांस छोड़ते हैं तो वो पीछे से नीचे की तरफ होता है, मतलब इनवर्डली टू डाउनवर्ड वो शिफ्ट कर जाता है, मतलब नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है। जब हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म का, तो इसके लिए कुछ पार्ट्स भी है, जैसे डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो उसके हेल्प से ये मैकेनिज्म करता है। ये हम ओवरव्यू किए थे क्योंकि पिछले क्लास में डिटेल हम बता दिए थे। आज हम वही चीज तुमको लिखवा रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा कैसे होगा। तो सबसे फर्स्ट में इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, तो लिखोगे इट इज ब्रिंगिंग ऑफ इट इज ब्रिंगिंग ऑफ फ्रेश एंड
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ऐसा है मसल। द डायफ्राम स्ट्रेटन by moving its curved part downward. It increases length of thoracic contraction of intercostal muscle, push the rib cage in outward and upward direction. It increase girth of rib, या thoracic cage होता है girth of thorax, ठीक है। चलो इसको नोट करो। सर हाँ बोलो। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? 2 to 2 क्या करना होगा इसमें, क्या कर लो एक सेकंड हो। क्या बोल रहे थे? द फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना। फर्स्ट पॉइंट ये वाला? नो सर, वो नीचे से ड्यूरिंग इनहेलेशन thoracic cavity। अच्छा, ड्यूरिंग इनहेलेशन thoracic cavity enlarge due to two parts, diaphragm and external intercostal muscles, ठीक है। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स दो होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो ये प्रोसेस में एक्सटर्नल वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल किसको बोलते हैं समझना। जैसे मान लो ये थोरेसिक वाला बोन है जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं, उसके बाहर में मसल्स होगा तो वो हो गया एक्सटर्नल, और अगर अंदर होगा तो होगा इंटरनल। तो बाहर वाले पार्ट का मसल्स हेल्प करता है इस प्रोसेस के लिए, और अंदर का मसल्स जो है वो एक्सहेलेशन के लिए हेल्प करेगा, इसलिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या एक्सटर्नल के बाद क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल INTERCOASTAL नहीं दिख रहा है ठीक से, तो कौन चेंज फिर ठीक से लिख देता। मसल्स, ठीक है। नोट करो, हो जाएगा तो रिप्लाई करना होगा। सर हो गया।
सबका हो गया, मिटाएं? No, sir. चलो नोट कर लो। Sir, वो क्या लिखा हुआ है? The diaphragm straightened by moving के बाद। The diaphragm is straightened by moving its curve parts. डायफ्राम कैसा होता है? ऐसा होता है ना, तो इसके मूवमेंट के होता है। जैसे यहाँ बीच में प्रेशर होगा तो ये कर्व जो पार्ट है ये ऊपर उठेगा, तो ये अपलिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, या अपवर्ड की तरफ बढ़ जाएगा, बस ये चीज है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो रेस्पिरेशन इन एमीबा पढ़ा दिए थे क्या? हाँ, रेस्पिरेशन अमीबा में जो हम बताए थे यूनिसेलुलर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा, सिंपल, हम ये चीज तो बताए थे, जो डिफ्यूजन के थ्रू करेगा। सर उस दिन हम सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम कभी ले लेंगे क्लास, क्या दिक्कत है। अभी बता देते हैं नहीं ये सर, हम टॉपिक उसका खत्म। रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। हाँ ठीक है, देख लेना, नहीं हुआ तो इसके बाद बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक सर, कोई है, दिक्कत होगा तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इन्वर्टर रहेगा पंखा में, लाइट में, सॉकेट में नहीं दिएगा। यहाँ इन्वर्टर सॉकेट में था यहाँ पे पहले से। हाँ था। हाँ तो कैसे? Sir, last वाला समझ नहीं आया। हाँ क्या बोले, लास्ट में नहीं समझ में आया? देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स पुश द रिब केज इन आउटवर्ड, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये रिब केज को पुश करेगा, ठीक है। जैसे ही रिब केज को पुश करेगा, वो रिब केज जिसको हम लोग, देखो रिब केज एक नया वर्ड है, इसको इसमें मतलब ये मतलब कोई नया चीज नहीं है, थोरेसिक कैविटी का ही बात बोल रहा है। रिब केज क्या होता है, आगे का चेस्ट बोन हो गया और पीछे का बोन हो गया, और बीच में एक छोटा सा बोन होता है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है ना, स्टर्नम बोलते हैं। तो वो मिला के रिब केज होता है, उसके अंदर में लंग्स है ना, ठीक है। रिब केज का मतलब क्या होगा, एक तरह का केज, मतलब समझते हो ना, बस वही है, रिब के बोन्स का बना हुआ केज है। तो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो रिब केज है, रिब का बोन्स है, वो आउटवर्डली पुश होगा और अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर दिखेगा और सामने से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा मैकेनिज्म में, यही होता है अपवर्ड एंड ईए, ठीक है, वो है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो इंटरकोस्टल मसल्स, रिब केज का जो मसल्स है वो पुश होगा और पुश होके आउटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आउटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में ये चला जाएगा, जिसके कारण अंदर का जो रिब केज का जो स्पेस है उसका गर्थ बढ़ जाएगा। गर्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, वो बढ़ जाता है, तो ये चीज बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं है। समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत? Yes, sir, समझ गया। चलो मिटाएं इसको, और कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है। सो अब हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन एक और बात, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिख देते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है। इट अकर इन एल्वियोलाई, ये जो मैकेनिज्म होगा एल्वियोलाई में होगा। मतलब देखो लंग्स के अंदर में क्या बताए थे, एल्वियोलाई है जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये चीज हम बोले थे।
उस केस में क्या होता है, एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून की तरह काम भी करता है। अगर है उसमें हवा भरेंगे, एयर जाएगा तो वो पूरा पूरी क्या होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, आई मीन वो और बढ़ेगा, ठीक है। और जब उससे एयर बाहर आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब अपने नॉर्मल शेप में आएगा। तो जब एयर एल्वियोलाई में आता है तो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है, जिसके कारण वो ब्लड वेसल्स में O2 चला जाता है, CO2 वहां से आ जाता है, तो इसी प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिख रहे हैं, इट अकर इन एल्वियोलाई, फ्रेश एयर हैज हाई कंसंट्रेशन, फ्रेश एयर हैज हाई concentration of O2 and a very low concentration of CO2. As a result, O2 diffuse from alveolar layer to blood present in capillaries. Around the alveoli. CO2 diffuse from blood into alveolar. Here. चलो नोट करो और फिर देन हम लोग इसका हो जाएगा तो रिप्लाई करोगे। सर बोलो। हो गया सर। अरे तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, हमको लगा लिख रहे हो। चलो ठीक है आगे। हाँ नहीं बोल दिया करो, हम हट जाते हैं यहाँ से क्योंकि थोड़ा एरिया यहाँ पे थोड़ा कम है, इससे खड़े रहेंगे तो सही से लिख नहीं पाओगे। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट जो है टॉपिक आई मीन मैकेनिज्म है वो है एक्सपीरेशन एंड एक्सहेलेशन। यही है एक्सहेलेशन, ये चीज है।
अब हमारा इसमें देखो क्या है, इसमें वही चीज होगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इट इज showing out, और इतना बड़ा क्या लिखना है, इट इज एक्सपल्सन ऑफ fall air from the lungs after exchange of gases. It is passive process. एक और पॉइंट लिख लेना इनहेलेशन में, वो छूट गया, ध्यान दिमाग से उतर गया। वो ये है कि जो इनहेलेशन है वो एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव है वो एक्टिव है। तो ध्यान रखना कि इनहेलेशन जो हम लोग करते हैं उसमें एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे एक पॉइंट जोड़ लो, क्या जोड़ोगे, इट इज एक्टिव प्रोसेस, किसमें, इनहेलेशन में, जोड़ लो वहां पे। सर उसको एक्टिव प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एनर्जी यूज होता है। हाँ, एनर्जी यूज होता है, वो हम बता देते हैं, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट कर देते हैं, देन फिर बता देते हैं, ठीक है। इट इज पैसिव प्रोसेस caused by inspiratory muscles relaxation of diaphragm स्पेलिंग थोड़ा देख लेना जी, ये डायफ्राम का स्पेलिंग सही होगा, उसमें साल पहले हम जी कर दिए। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम cause dome shaped and bulge into thorax. It results in shortening of thoracic cavity. सर काउस डोम शेप के बाद क्या लिखे हैं? And bulge, ULG, bulge into thorax. Relaxation of external intercostal muscles pull the rib cage inwardly and downwardly. It reduces girth of thorax. ये हो गया कंप्लीट। चलो इसको नोट करो, हो गया तो बताना। हो गया सर सबका हो गया बेटा?
सर बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक, ओके। सर थर्ड पॉइंट में इट रिजल्ट इन के बाद क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट में इट रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ thoracic cavity। सर फर्स्ट पॉइंट एक बार समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं ये आया। वाला यस सर। देखो, इसमें एक्सपल्सन का मतलब होता है, फॉल एयर का मतलब होता है CO2 रिच एयर को बाहर निकालना है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहेलेशन। एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया गया, लंग्स आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम क्या बताए थे, जब हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं तो एल्वियोलाई में जा रहा है, एल्वियोलाई का सेकंड स्टेप क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। O2 चला जाएगा ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स से CO2 चलाया जाएगा एल्वियोलाई में, देन एल्वियोलाई से बाहर जाएगा। तो वही लिखा है आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद CO2 आ जाता है एल्वियोलाई में, अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, हम लोग उसको रिलीज भी कर देते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। क्लियर हुआ डाउट? यस सर। चलो ठीक है। तो अब हम लोग का ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कुछ पार्ट है, कुछ पॉइंट है, समझा देता है। देखो, पिछला अभी जो जस्ट तुमको बताए कि पिछला टॉपिक में जो हम लोग पढ़े थे इनहेलेशन, तो इनहेलेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस बताए, एक्टिव प्रोसेस बताए। एक्टिव प्रोसेस, तो बताओ एक्टिव प्रोसेस जो है, ठीक है, वो एनर्जी यूज करेगा। तो इनहेलेशन में बॉडी के किस पार्ट से एनर्जी का यूज होता है, तुम लोग आंसर करो। तुम लोग आंसर करो। क्वेश्चन बोलिएगा फिर से। क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, एयर को जब अंदर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे एनर्जी का यूज होता है, तो बॉडी के किस पार्ट का एनर्जी को यूज करेगा इनहेलेशन के टाइम पे, वो बताना है। सर एटीपी। अरे ATP तो एनर्जी हो गया, किस पार्ट से, बॉडी का किस पार्ट से? सर लंग्स। लंग्स। और कुछ क्वेश्चन क्या पूछे सर? सर क्वेश्चन हम ये डायफ्राम। पूछ, डायफ्राम कोई बोल, चलो ठीक है। और कुछ सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें एनर्जी का यूज होता है, तो वो एनर्जी का बॉडी के किस पार्ट से लिया जाता है, ये हम पूछते हैं। बताओ। सेल्स है। हैं? सेल्स है। सेल पार्ट है? बताओ तो हमको। पार्ट मतलब कोई तो ऑर्गन के पार्ट होगा, जैसे डायफ्राम बोला, लंग्स बोला, इसी तरह को कोई पार्ट है। वैसे जो डायफ्राम बोल रहे हो ऑलमोस्ट सही है, बट हमको उसको एग्जैक्टली सही नहीं बोल सकते हैं। देखो, एब्डोमिनल मसल से, एब्डोमिनल का, एब्डोमेन का मतलब स्टमक, पेट का, पेट में जो मसल्स है, स्टमक का मतलब पेट हो गया ना, तो पेट के मसल से जो एनर्जी का यूज होगा वो इनहेलेशन में यूज होता है। तो एब्डोमिनल मसल्स याद रखना, कहाँ से एनर्जी लेगा, एब्डोमिनल मसल्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, एब्डोमिनल, समझे, ये होता है। चलो हो गया। तो अब हम लोग Yes. आते हैं नेक्स्ट। देखो, एक और चीज है, तुम लोग NCERT में पढ़ोगे, एक हम लोग का लंग्स में वॉल्यूम भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जब हम लोग इनहेल करते हैं, उसके बाद जब एक्सहेल करते हैं, तो जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तो क्या सारा एयर एल्वियोलाई का बाहर आ जाएगा, लंग्स का बाहर आ जाएगा? तो नहीं। तो जो रिमेनिंग एयर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, वो जो रिमेनिंग एयर बच गया एल्वियोलाई में, वही होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यही है, इसमें रेस्पिरेशन का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल ट्रांसपोर्टेशन से।
तो एनिमल में इन द सेंस कि ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 पार्ट आता है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो मेनली अगर कोई पूछा जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें मेन कौन सा पार्ट है जो पूरे बॉडी में हर एक कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे तो देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अभी हम लोग लिए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ब खुद बॉडी में बनता है यूज होने के बाद। तो एक तरह का रेस्पिरेटरी गैसेस आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो होता है इसको कौन ट्रांसपोर्ट कराएगा, तो उसके लिए एक मीडियम है, वो है ब्लड। ब्लड सिर्फ और सिर्फ गैसेस को नहीं ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अलावा वो डाइजेस्टिव फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हार्मोन, बहुत सारा चीज लेके जाता है। बट कभी भी अगर पूछ दे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का मेन काम क्या है, तो मेन काम है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराना, लंग से लेके लेना और पूरे बॉडी में जाएगा। लेकिन वो किसके थ्रू जाएगा, तो हार्ट, क्योंकि हार्ट में ही ब्लड एक बार आया तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, फिर वो चला जाएगा लंग्स पे, तो फिर वो लंग से फिर आ जाएगा हार्ट में, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इस तरह से होता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन बोले या मूवमेंट का बात बोले तो मेनली ब्लड किस चीज के लिए है, रेस्पिरेटरी गैसेस के, लेकिन उसके अलावा भी जो भी हम बताए जैसे हार्मोन, डाइजेस्टिव फूड और जो भी चीजें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड करेगा। लेकिन प्लांट में इस तरह का कोई भी सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन या फिर टिश्यू या ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिश्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट में लोग जाइलम फ्लोएम पढ़ना है और एनिमल में हम लोग को पूरा हार्ट, ब्लड वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो अगर जस्ट हम बताएं कि ह्यूमन के बॉडी में अगर कुछ चीज, कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो या फिर अदर कंपोनेंट्स हो, उसके लिए बॉडी में एक सिस्टम है जिसको क्या बोला गया, बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों सर्कुलेटरी सिस्टम का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम जो है 3 पार्ट से मेनली कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट हो गया ब्लड, दूसरा पार्ट हो जाता है हार्ट और तीसरा पार्ट हो जाता है ब्लड वेसल। ठीक है, तो पहले ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, देन फिर ब्लड सेल्स पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो सुनिए ना, वही करना चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ये भी एक तरह का टिश्यू ही है बट ये फ्लूइड है। ठीक है, मतलब एक तरह से लिक्विड फॉर्म में है और वो बॉडी में ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। लेकिन ब्लड का जो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो एक डायरेक्शनल होता है और डायरेक्शनल के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए, वो है ब्लड। तो ब्लड वेसल्स इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है पूरे बॉडी में ये नेटवर्क की तरफ फैला हुआ है और इसमें 3 पार्ट आता है ब्लड वेसल्स में। एक है आर्टरी, दूसरा हो जाता है वेन और तीसरा हो जाता है ब्लड कैपिलरीज। तो पहले समझ लो, यही पहले समझा देते हैं, ये थोड़ा सा चीज है। सबसे फर्स्ट में आर्टरी का क्या काम है, तो आर्टरी जो होता है वो बॉडी से O2 ब्लड सप्लाई करेगा।
और वेन होता है CO2 ब्लड सप्लाई करेगा, और ब्लड कैपिलरीज जो है ये फाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर है, फाइन नेटवर्क। जैसे मान लो, क्यों फाइन नेटवर्क? क्योंकि ये हर एक ऑर्गन से कनेक्ट है, एक ऑक्सीजन को लेके आएगा और एक ऑक्सीजन को लेके जाएगा, लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पे कौन होगा? तो कैपिलरीज होगा। जैसे अभी जस्ट बताया, जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा ब्लड वेसल, ये है वेन, क्योंकि यहाँ से CO2 कंटेन वाला ब्लड आया, CO2 अंदर गया, यहाँ पे एयर है, तो एयर फिर इस एयर से O2 इस ब्लड वेसल्स में आया, आई मीन कैपिलरी में आया, एक्सचेंज किया, और ये हो गया आर्टरी, जो कि O2 ब्लड को लेके चला गया। तो इसी तरह से बॉडी के हर एक पार्ट में ऐसा अरेंजमेंट है, एक तरफ आर्टरी, एक तरफ वेन, और बीच में जो ऑर्गन से कनेक्ट होगा वो ब्लड कैपिलरीज, जो फाइन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट होता है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर पाए। क्योंकि ये सब तो लेके आएगा जाएगा, लेकिन एक्सचेंज कैसे करेगा? जैसे एल्वियोलाई से एक्सचेंज नहीं करेगा तो क्या फायदा एल्वियोलाई का? कोई फायदा नहीं, क्योंकि एल्वियोलाई का काम ही है O2 को लाना, O2 को ले जाना, CO2 को ले जाना, लेकिन एक्सचेंज करेगा तब ना। पता चला यहाँ से ब्लड में CO2 है, ये एक्सचेंज ही नहीं किया, यहाँ पे क्या CO2 जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ध्यान रखना कैपिलरी यही है, इसमें डिफरेंस बहुत पूछता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन ही समझ लिए, दूसरा आर्टरी और वेन में डिफरेंस समझना, ठीक है। थोड़ा फिगर से देके समझाते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। चलो हमको बताओ कि इसमें ल्यूमेन किसका छोटा और किसका बड़ा? तो ये ल्यूमेन बड़ा है तो ये वेन हो जाएगा, और ये ल्यूमेन छोटा है तो आर्टरी हो जाएगा। पहला डिफरेंस तो ये है ल्यूमेन का बड़ा छोटा होना। छोटा ल्यूमेन होने से क्या फायदा है? प्रेशर हाई होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हार्ट से पूरे बॉडी में जो ब्लड जाता है वो आर्टरी के थ्रू जाएगा, और आर्टरी प्रेशर जनरेट ज्यादा करता है, जिसके कारण बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पहुंचाया जा सके, इसलिए प्रेशर हाई होता है। इसमें क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? लो होगा। वेन में वाल्व प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट, इसमें वाल्व एब्सेंट होगा, ठीक है। आर्टरी है तो O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये वेन है तो CO2 को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया, बट ये तीसरा वाला पार्ट समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। एक और डिफरेंस है कि इसका जो वॉल है ये ज्यादा थिक वॉल है, ये थिक वॉल है, और ये थिन वॉल है। दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। वाल्व है एक नया तुम्हारे सामने सब मतलब चीज। तो देखो, जब ऐसा समझना, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, तो जब आर्टरी जब प्रेशर से ये भेजेगा तो इसको किसी रुकावट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी रुकावट का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग मान लो NH पे चल रहे हैं, तो क्या NH पे कहीं ब्रेकर मिलता है? नहीं ब्रेकर मिलता है, वो समझ लो आर्टरी है। कहीं सबवे में चलेंगे, किसी कॉलोनी में चले गए, कोई छोटे रास्ते में चल जाएंगे, तो देखना वहां बहुत सारा ब्रेकर मिलता है, तो वो वेन है। तो वेन में जो वाल्व होता है उसमें प्रेशर कम होता है। सपोज दैट मान लो लिम्स का जो वेन है उसको हार्ट तो हमारा ऊपर है, लिम्स हमारा नीचे है, आई मीन जो लेग्स का पार्ट है वो नीचे। देखो, पैर वाले पार्ट से ऊपर हार्ट में डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके जाना है, लेकिन लेके जाएगा कौन? वेन लेके जाएगा। लेकिन वेन में उतना प्रेशर भी नहीं होता है, तो एक बार थोड़ा सा ऊपर होगा तो वहां वाल्व आ जाएगा ताकि नीचे फिर ना जाए, फिर हल्का सा प्रेशर होगा, प्रेशर होता है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन में कर रहा है तो आर्टरी में ज्यादा, इसमें थोड़ा कम होगा, ठीक है। इस तरह से वाल्व के हेल्प से वो रुक रुक के जो ब्लड है पूरे हार्ट तक ऐसे ही पहुंच जाता है। लेकिन अगर आर्टरी होगा तो आर्टरी में कुछ नहीं, उसमें प्रेशर इतना होता है क्योंकि ल्यूमेन छोटा है। चलो इसका एक और एग्जांपल है, हम लोग गाड़ी धोते हैं ना, तो देखना कि जब हम पाइप का जो ओपनिंग होता है एक तरफ से, उसको अगर हम नॉर्मल
छोड़ दें तो देखना वो उतना प्रेशर नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसी ओपनिंग के पाइप को साइड से थोड़ा सा दबा दें, थोड़ा सा उसका पोर को बंद कर दे, देखना कितना स्पीड से वो पानी निकलता है। तो जहां ल्यूमेन छोटा वहां प्रेशर ज्यादा, जहां ल्यूमेन कम वहां पे प्रेशर कम, सॉरी जहां ल्यूमेन मतलब ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, जहां पे ल्यूमेन छोटा और वहां पे प्रेशर ज्यादा। ये सिंपल है, मतलब इसमें प्रेशर क्या होगा, हाई, इसमें लो होगा, क्योंकि वो स्पेस की वजह से, डायमीटर की वजह से। इसीलिए अगर किसी भी प्रेशर वाले वाल्व में अगर कोई रुकावट आ जाएगा तो डर होता है कि प्रेशर से वाल्व ही सॉरी पूरा वॉल ही ना फट जाए। लेकिन वेन में तो है ही नहीं प्रेशर, तो धीरे धीरे प्रेशर है, तो क्योंकि बैक फ्लो तो नहीं होना है ना, नीचे का चीज को ऊपर लाना है, तो कैसे लाएंगे, धीरे धीरे रोक के लाएंगे। जैसे बोलते ना कि एक बार धक्का मारे तो आगे चढ़ा, फिर धक्का मारे तो आगे बढ़े, तो जो वाल्व है वो पीछे बैक आने से रुकता है। तो ये चीज इसका डिफरेंस है। क्लियर हुआ, कोई डाउट बताओ? सर वाल्व नीचे चला जाता है, मतलब वाल्व नीचे से कवर करता है ब्लड वाह, को। नहीं नहीं, जैसे मान लो ये एक वेसल है, ये मेरा समझ लेना वाल्व है, यहाँ से प्रेशर आएगा आगे बढ़ेगा तो वाल्व ओपन क्लोज दोनों होता है। तो जब नीचे से ऊपर आएगा तो ओपन था, तो ऊपर चला गया फिर क्लोज हो गया, क्योंकि प्रेशर ज्यादा नहीं हो सकता वो नीचे आ जाए, बैक आ जाए। तो बैक ना हो तो वाल्व जो है वो बंद रहेगा, क्योंकि बैक ना बन जाए, फिर वहां से प्रेशर होगा, आगे वाला वाल्व पे ओपन होगा, वो फिर क्लोज होगा, क्योंकि ओपन के बाद वो ऊपर जाएगा, क्लोज पीछे नहीं आने देगा। तो ये इस तरह से होता है। तो वेन में वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? सर ये क्या Yes, लिखा sir. हुआ है, आप ये क्या लिखे हैं, CO2 वेन्स, ये वाला CO2 ब्लड, जो डिफरेंस है वेन और आर्टरी? CO2 ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट, फिगर के साथ बना लो, हम एक बार पढ़ देते हैं। देखो सर ये वेन है, ये एक कनेक्शन, वेन है, प्रेशर लो, वाल्व प्रेजेंट, CO2 ट्रांसपोर्ट, थिन वॉल। आर्टरी, प्रेशर हाई, वाल्व एब्सेंट, O2 ट्रांसपोर्ट एंड थिक वॉल। अब बोलो क्या पूछ रहे थे, बोलो। सर ब्लड कैपिलरीज को एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना फिर से। देखो ब्लड कैपिलरीज वहां पे प्रेजेंट है जहां पे एक्सचेंज करना है कुछ भी, मेनली गैसेस है। जैसे मान लो हमारा कोई भी एक पार्ट, किडनी ले लो, किडनी तो मसल से का बना है, जब तक वो मसल है तो उसको फूड ऑक्सीजन चाहिए, तब ना जाके उसके सेल में जाके एनर्जी बनाएगा। तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा, ठीक है, तो वहां पे कैपिलरीज होता है, आर्टरी कैपिलरीज में आता है और वो एक्सचेंजिंग का काम करता है। तो जिस जहां पे एक्सचेंजिंग का काम होगा ये कैपिलरीज प्रेजेंट होगा, और वो बहुत ही फाइन नेटवर्क में होता है। बस समझ में सर आया? कैपिलरी हमेशा यस सर। डिफ्यूजन के लिए यूज होता है। हाँ हाँ, एक्सचेंजिंग के लिए, डिफ्यूजन के लिए नहीं, एक्सचेंजिंग के लिए, एक्सचेंजिंग के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस यूज होता है, ठीक है, समझ में आया? यस। चलो ठीक है, इसको नोट करो फिगर के साथ, जितना बताएं उतना नोट करो, फिर ब्लड आगे पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स हम बता दिए, जब लिखाना होगा तो उस टाइम पे लिखाएंगे जरूर, पहले नोट करो। हो जाएगा तो बताना बाबू, ठीक है। सर डन। सबका हो गया? यस सर सर। एक सेकंड। अच्छा लिख लो।
हो गया सर। मिटाएं? यस सर। चलो ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग आते हैं ब्लड में। देखो ब्लड का जो हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा डिटेल जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुमको आगे जो हायर क्लास में जाओगे तो उसमें तुमको बहुत हेल्प मिलेगा, तुमको कोई नया चीज वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे जो तुम लोग को अपने बोर्ड लेवल पे पढ़ना है वो हम तुमको बता देंगे कि बोर्ड लेवल पे कहाँ तक आएगा, और उससे थोड़ा सा आगे इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि एनटीएससी का एग्जाम अगर दे रहे हो या ओलंपियाड दे रहे हो तो उसमें वहां से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा वो भी बताते ही जाएंगे ताकि तुम लोग नोट करते जाना, ठीक है। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे, असाइनमेंट वगैरह मिल रहा होगा तो इसमें तुम लोग को वो बनेगा, ठीक है, हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्लड। देखो ब्लड का कंपोजिशन आज कंप्लीट करेंगे। ब्लड जो है हम क्या बताएं, इट इज अ मोबाइल फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो चलता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये कॉमन सा चीज है। ब्लड जो होता है दो पार्ट से बना है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, और एक को बोलते हैं ब्लड सेल्स। कहीं कहीं सेल्स को कॉर्पसल्स भी लिखता है, ये ध्यान देना, कॉर्पसल्स, ठीक है, ये चीज है। अब देखो प्लाज्मा का अगर हम टाइप देखें, सॉरी, प्लाज्मा किस किस पार्ट से बना है, तो ये तीन पार्ट से बना है। पहला है वाटर जो 92% ऑक्युपाई करता है 100% में, और होगा उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन जो कि 1% है, और अदर सॉल्यूट जो कि कितना है, सॉरी प्रोटीन 7% है, अदर सॉल्यूट्स 1% है, ठीक है। कहीं कहीं पे वाटर और अदर सॉल्यूट्स लिख के 8%, 7 to 8% लिख देता है, जिसमें प्रोटीन, हम प्रोटीन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनता है इसीलिए। तो ये है प्लाज्मा। अगर पूरे ब्लड का बात करें तो प्लाज्मा जो है 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम पहले इसी को डिस्कस करते हैं। तो मेन क्या है, प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन ध्यान देना। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो मेनली तीन टाइप का होता है। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, और तीसरा है फाइब्रिनोजेन। ये क्या है समझना, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन, यहाँ पे तीन प्रोटीन है, तीनों प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ब्लड में ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस के लिए हेल्प करेगा, मतलब सॉल्ट, वाटर, प्रेशर वगैरह ये मेंटेन कर लेता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो है बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करेगा, डिफेंस मतलब ये बचाएगा, अगर ब्लड प्लाज्मा में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो ये बचाने का काम करता है, इसलिए इसको डिफेंस बोलते हैं। और फाइब्रिनोजन का काम होता है हेल्प इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म, मतलब अगर फाइब्रिनोजन फैक्टर या फाइब्रिनोजन प्रोटीन अगर ब्लड में नहीं होगा तो क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। और एक लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हिपेरिन है। चलो एक चीज बता दो, कभी ये सोचे हो कि ब्लड में अगर क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट है तो इनसाइड बॉडी वो क्लॉट क्यों नहीं करता है, वो बाहर आने के बाद ही क्यों करता है? तो इसका मेन रीजन क्या है समझना, इसका मेन रीजन है कि वहां पे हिपेरिन एक प्रोटीन है जो प्रिवेंट करता है, तो लिख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ
clotting mechanism inside blood vessels. इसीलिए ये ऐसा नहीं होता है, इसीलिए बॉडी के अंदर में क्लॉट नहीं करता है। यही है, तो इसको नोट करो। ये मेन चीज था। देखो ये नहीं है तुम्हारे बुक्स में प्लाज्मा तक है, यही तक है, लेकिन इसको हम बता दिए कि अगर तुम 11th में लेते हो तो 11th में डायरेक्टली ये सब मिलेगा और एनटीएससी में भी ये सब पूछा जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन इसको याद करो, समझे। और ये सब, ये देखो ये भी बता देते हैं, ये सबसे डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन पूछा है। अगर आगे तुम लोग मेडिकल लेना चाह रहे हो तो ये सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। ठीक है, सॉरी, डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन में कोई भी लिख देगा फाइब्रिनोजन। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फाइब्रिनोजन का आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछता है, और एल्ब्यूमिन का पूछा है। ग्लोबुलिन का नहीं पूछता है, कभी कभी तीनों प्रोटीन दे देगा, बोलेगा मैच द कॉलम करो कौन सा सही है मैकेनिज्म। तो ये सब तुमको मिलेगा 11th में। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, एनटीएससी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को हेल्प करेगा। बाकी एकेडमिक में नहीं आएगा। सर ये 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। 4th पॉइंट हिपैरिन है, नहीं दिख रहा है, हिपैरिन है ये, हिपैरिन। सर लिख लिए। हो गया, Yes, sir. चलो सबको लिख लिए, कंप्लीट। यस सर। चलो देखो, आज हम लोग का जो पढ़े यहाँ तक, ठीक है, ये आज तक यहीं तक रहने दो। नेक्स्ट क्लास में ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। देखो इसका कोई नोट्स नहीं दिखाएंगे, जो पॉइंट है ये काफी है, इतना इसको याद करना। ठीक है, ब्लड सेल्स नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सर ये तो बोर्ड्स में नहीं आएगा या स्कूल में तो नहीं पूछा जाएगा? नहीं, स्कूल में नहीं पूछा, इसलिए बोले इसका नोट्स हम नहीं लिखाएंगे, क्योंकि नोट्स लिखाना मतलब लेंदी हो जाएगा, तो यहीं पे समझा दिए। ठीक है, नोट कर लोगे काफी है, इतना याद कर लोगे काफी है। ओके सर। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं आगे ब्लड सेल्स। थैंक यू सर। Thank you, ओके, sir. वेलकम। सर Thank you. बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर कि आप जो ब्लड सेल लिखवाएं, ब्लड हाँ। सेल मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी यही ना, प्लेटलेट्स, हाँ हाँ उसी को कॉर्पस्कल्स बोला जाता है। हाँ, कॉर्पसल्स भी बोलता है, फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलता है, बहुत सारा नाम है। ठीक है, लेकिन ब्लड सेल्स बोले ताकि तुम लोग को याद रहे, ऐसे तुमको कॉर्पसल्स ही सब मतलब ज्यादातर मिलेगा, कहीं कहीं पे फॉर्म्ड एलिमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो वो हम मतलब लिखवा देंगे, जब समझाएंगे तो वो और से ज्यादा नाम हम लिखवा देंगे। ठीक है, ओके, ठीक, ठीक है सर। ओके, हाँ, Thank you, sir. वेलकम वेलकम।